तो वेलकम एंड व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार? जैसा कि तुम्हें पता है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन आ गई है और नीट में अब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40 डेज बचे हैं तुम्हारे पास। और अब बहुत सारे लोगों का तो प्रिपरेशन पूरी तरह से हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रिपरेशन, जैसा कि मुझे पहले लगता था कि यार कहीं से सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज तक नीट में पूछे गए हैं, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज तक जेई में पूछे गए हैं, कहीं से कहीं ये क्वेश्चन मिल जाए तो फार्मूला वगैरह को मैनेज करके थोड़ा सा जो फार्मूला वाइज क्वेश्चन आते हैं उन्हें मेंटेन करके हम फिजिक्स में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यार जो मेरी ज़रूरत थी, हो सकता है ऐसी तुम्हारी ज़रूरत हो, तो मैंने ऐसे ही वीडियो का समावेशन किया है, ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन जो कि 36 ईयर नीट में, 36 ईयर जेई में पूछे गए हैं। तो उसमें जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, मैंने सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एक साथ लाया है और आने वाले 40-45 मिनट में मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। उससे आने वाले कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो तुम्हें कवर करूँगा। वो तुम्हें करना है जिससे कि तुम साथ में अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिला लोगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर तुम मिला लोगे तो तुम्हारे नीट में 100+ मार्क फिजिक्स में आ जाए। ऐसे यार अपन लोग फिजिक्स के लिए करेंगे, ऐसे अपन लोग फिजिकल के लिए करेंगे कि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज तक आए हैं वो अपन लोग सारे कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है ये सीरीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी, तो फॉलो करना। ओके, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ अ बॉडी विल हैव सेम वेट। ठीक है भैया, तो जैसे ही अगर कोई नीट का एस्पायरेंट होगा उसे याद आया कि भैया 2017 में एक सवाल आया था, 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर बोला था कि 50 किलोमीटर डेप्थ रहेगा तो बताओ कितने हाइट पे क्या नाम है सेम हो जाएगा जी की वैल्यू। तो तुरंत तुम r/2 मार दोगे, लेकिन r/2 यहाँ पे नहीं मारना है, यहाँ पे r/2 नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि जो 50 किलोमीटर है और जो 50 किलोमीटर है ये वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, h इज़ वेरी 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 लेस देन r। तो वहाँ पे अपन लोग दूसरा फार्मूला लगाते हैं, 1 - 2h/r g इक्वल टू 1 - 2h/r इक्वल टू g 1 - d/r। तो अब अपन लोग यहाँ से d इक्वल टू 2h कवर कर लेते हैं। कब? जब डिस्टेंस बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन जैसा कुछ नहीं दिया है, तो अपन लोग सारा का सारा सिस्टम तो वही फॉलो करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे ढेर सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं तुमसे उम्मीद करूँगा कि तुम सीधा यही आंसर याद कर लो कि जब कोऑर्डिनेटिक दिया हो, जब क्या नाम है अप्रॉक्सीमेशन ना दिया हो, तो हम अपन लोग ये वाला आंसर मार देंगे, अपन लोग डी वाला आंसर मार देंगे। लेकिन अगर बोला हो कि वेरी वेरी लेस देन आर, h इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो अपन लोग मारेंगे d इक्वल टू 2h। तो पहला क्वेश्चन इससे अपन लोगों ने 2 क्वेश्चन कवर कर लिया, एक नेट का एक जेई का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया है जिससे तुम्हें थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिल जाए। आज के सेशन में मैंने 2-3 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। कह रहा भैया कि जो मास है इतना टाइम्स है और कह रहा है डायामीटर इतना टाइम है, बताओ एस्केप वेलोसिटी कैसी होगी। मैं पूरा का पूरा फार्मूला नहीं बताऊंगा, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। बस भैया तुम्हें इतना पता है यार कि क्या एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। तुमने सीधा एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला लगाया, v escape इक्वल टू √2 gm/r, v escape इक्वल टू √2 gm/r। प्लानिट के लिए भैया अपन लोगों ने ये लगा दिया, कह रहा प्लानिट के लिए v है तो अपन लोग को मून के लिए फाइंड करना है, तो मून के लिए अपन लोगों ने मास रख दिया और r/16 रख दिया, तो सीधा हमें आ गया मून के लिए v/3। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला अगर तुम्हें याद है तो तुमने थोड़ा सा अप्लाई किया, नेट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एज इट इज, लेकिन अपन का मतलब थ्योरेटिकल सेशन है तो अपन लोग मोर फोकस करेंगे थ्योरेटिकल सेशन पे। कह रहा है भैया आगे, अ लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द मैसिव स्टार इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, रिवॉल्यूशन टाइम t। कह रहा भैया कि कोई प्लैनेट है जो स्टार के अकॉर्डिंग, स्टार के चारों तरफ सराउंडिंग में घूम रहा है, इसका टाइम पीरियड t है। अब तुम्हें पता है कि जो सेंट्री, अब आगे कह रहा है, इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार इज प्रोपोर्शनल टू r⁻³ -3/2। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं तो मैंने इसे इंक्लूड कर लिया।
तुम्हें पता है यार कि नॉर्मल एफ इक्वल टू एम वी बाई आर होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ एफ आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एफ आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है भैया कि अगर आर की पावर -3/2 के प्रोपोर्शनल हो तो बताओ क्या होगा। तो ठीक है यार, सीधा तुम्हें पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, या कह दो एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, आर के क्या नाम है, सीधा आर की पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो सीधा ओमेगा की जगह पे अपन लोग रख सकते हैं t बराबर 2π/t, अपन लोग लिख सकते हैं t बराबर 2π/t। तो t 2π तो अपन लोग का ये कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5/2 हो जाएगा, आर की पावर 5/2 हो जाएगा। थोड़े बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के भी मैंने कवर किए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम्हें याद करना होगा, तुम्हें याद करना होगा। तो ऐसे थोड़ी चीज़ें अपन लोगों को कवर करनी पड़ेगी, ओके। और ये तुम्हें अगर ये तुम्हें समझ ना आया हो तो मैं इसे फिर से शुरू कर देता हूँ, फिर से शुरू कर देता हूँ। कैसे भैया, एक सेकंड, बस 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 बस। तुम्हें पता है यार, सिंपल सा, जो एफ है फोर्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है या नहीं होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कह दो या ओमेगा स्क्वायर आर कह दो। तो यहाँ पे कह रहा है जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर की पावर -3/2 के, आर की पावर -3/2 के। आगे बढ़ जाते हैं, मास तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा यार, तो अपन लोग इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। ओमेगा की जगह अपन लोग क्या कर सकते हैं, 2π/t का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2π/t का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आर इक्वल टू 1/r की पावर 3/2, 1 r की पावर 3/2। तो ठीक है यार, 4π तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो 1/t स्क्वायर आर इक्वल टू 1/r की पावर 3/2। ओके ओके ओके, आ गया उधर ये r की पावर 3/2 इंटू में r इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ठीक है यार, इसे जोड़ दोगे तो r की पावर 3/2 + 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल ही है अप्रॉक्स। तो r की पावर 5/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो अपन का यहाँ पे क्या नाम है, अपन का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान देना कि कभी हो सकता है टी स्क्वायर दे दे, कभी दे दे टी दे दे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अगला, अब सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ओके। आगे बढ़ते हैं। असर्शन है, अ पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू माउंट एवरेस्ट बिकम फास्ट। कह रहा भैया कि अगर अपन लोग पेंडुलम क्लॉक को माउंट एवरेस्ट पे ले जाएंगे तो ये फास्ट हो जाएगी, असर्शन है, ओके भैया ओके। रीजन है, द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट देन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस। तो भैया सबसे पहले रीजन की बात कर देते हैं कि अर्थ की सरफेस से कितना भी हाइट पे जाओगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू घटेगी। तो भैया रीजन तो बिल्कुल सही है, आ जाते हैं असर्शन पे। तो टी इक्वल टू क्या होता है भैया, 2π/L/g, टी इक्वल टू 2π/L/g। तो भैया जी जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। तो मतलब भैया फास्ट नहीं हो रहा है, ये स्लो हो रहा है। तो हो सकता है ये सवाल तुम्हारा आया था जेई 2023 में आया था, जेई जैन 2023 में आया था। ऊपर वाला सवाल तुम्हारा 2024 में आया था। इसके भी ऊपर वाला सवाल तुम्हारा ये भी 2024 31 जैन को आया था। इसके भी ऊपर वाला सवाल तुम्हारा 29 जैन को आया था। अपन लोग ऐसे मतलब कि देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जेई के ही सवाल हैं। तो अब अपन लोग को पता चल गया कि यहाँ पे भैया घड़ी फास्ट नहीं होगी, पेंडुलम क्लॉक जो है फास्ट नहीं होगी, पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू लेस हो जाएगी। आई थिंक असर्शन रीजन समझ में आ गया अच्छे से। अगला भैया, अगला असर्शन रीजन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीज एज यू गो अप आर डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अभी तुरंत बोला कि चाहे ऊपर जाओगे तो भी घटेगी, नीचे जाओगे तो भी घटेगी। फार्मूला तुम्हें पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। आगे देखो, आगे, अरे यार क्या हो गया, हाँ अगला क्या नाम है, रीजन। स्टेटमेंट 2 है, सॉरी स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज सेम एट एच हाइट एंड डेप्थ d फ्रॉम अर्थ सरफेस।
ओके ओके ओके, हो सकती है भाई, हो सकती है। इफ H इज इक्वल टू डी, गलत बात भैया। अभी इसी के बारे में तो हमने महापंचायत पढ़ी। महापंचायत क्या पढ़ी कि अगर अप्रॉक्सीमेशन की बात ना करे, H इज वेरी वेरी लेस देन R ना कहे, तो क्या नाम है, अपन लोग को क्या कहेंगे, अंडर रूट 5 - 1 R/2, ये आया था। अगर अप्रॉक्सीमेशन ना कहे, इतने हाइट पे G की वैल्यू और इतने डेप्थ G की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी, चाहे हाइट कहो चाहे डेप्थ कहो, G की वैल्यू सेम हो जाएगी। लेकिन अगर क्या नाम है, अपन लोग कह दें कि उल्टा हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बोलना है। अगर अपन लोग कह दे कि H इज वेरी वेरी लेस देन R, H इज वेरी वेरी लेस देन R, तो D इक्वल टू 2H पे सेम हो जाएगी। और ये कह रहे हैं H इक्वल टू D पे सेम होगी, तो भैया स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, सी ऑप्शन। ओके 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 ओके, आगे आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 2023 शिफ्ट में पूछा गया है, जनवरी में। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लानेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो ठीक है भैया, कह रहा है एक फोर्स, पता है भैया F इक्वल टू G m1 m2 अपन R स्क्वायर होता है, m1 m2 अपन R स्क्वायर होता है। तो ठीक है भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अगला क्या कह रहा है भैया, अगला क्या कह रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लानेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। नहीं भैया, डायरेक्टली होता है, देखो ये फार्मूला लिख दिया मैंने, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लानेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। अरे भैया, अब नॉर्मल तुम कहोगे सही हो गया, अरे सही हो गया, ना 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 ना, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सन कह रहा भैया, अवे फ्रॉम प्लानेट होता है और टूवर्ड सन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, अगला, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लानेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। तो भैया ए सही हो गया, डी सही हो गया। लेकिन क्या भैया, लेकिन ध्यान देना यार, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस है, हो सकता है तुम्हारे नीट में वो सेमी में माइनर एक्सिस कह दें और तुम गलती से गलत कर दो। आगे आ जाते हैं भैया, अगला क्या कह रहा है भैया, अगला स्टेट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मतलब न्यूमेरिकल है, बट मैंने इसको इंक्लूड किया तुम्हारे लिए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस में। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशन। कौन सा म्यूचुअल ग्रेविटेशन? द स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो ठीक है भैया, यहाँ पे कह देगा कि दो मास हैं जो कि डिस्टेंस d पे हैं, वो तुम ऐसे पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दो मास हैं, एक सर्कल में घूम रहे हैं, जिस सर्कल की रेडियस R है। तो अपन यही गलती कर सकते हैं, सर्कल की रेडियस R है तो दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 2R हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 2R हो जाएगी। तो अब बस यही लगाना है भैया, Gm1 m2, अरे क्यों m1 m2 कर रहे हो भैया, दोनों का मास सेम है, Gm स्क्वायर अपॉन 4R, ओके, इक्वल टू, अब सेंट्रीपिटल से लग रहा है तो F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R। तो ये R से R कट गया, तो V m से एक mm कट गया, तो V इक्वल टू अंडर रूट Gm बाई 4R, सीधा ये आंसर हो जाएगा। अब इसको क्यों इंक्लूड किया, नीट में सवाल एग्जैक्ट आया है, तुम कहोगे भैया क्यों करा रहे हो जेईई मेंस का सवाल। अब 2023 में, अब तुम कह दो नीट का सवाल जेईई में आया, जेईई का सवाल नीट में आया, तो जो इजी क्वेश्चन होते हैं पूछ लेते हैं, तो इसीलिए हम सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। ओके, तो अब हो सकता है यार वो 3 मार्क्स के लिए पूछ लें, 4 मार्क्स के लिए पूछ लें, जो कि थोड़ा नीट के लिए ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन तुम चाहो तो फार्मूला याद कर सकती हो, 3 मार्क्स 4 मार्क्स का डायरेक्ट। अगला भैया, अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल है, ये भी आया है तुम्हारा 2023 में, ये भी क्या सारे ही आए हैं। स्फेरिकल इंसुलेटिंग बॉल एंड स्फेरिकल मेटेलिक बॉल ऑफ सेम साइज एंड मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला कह रहा है टाइम टेकन बाय देम टू रीच द अर्थ सरफेस विल इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ दियर मटेरियल। नॉर्मल कंडीशन है भैया, चाहे टॉपर हो चाहे ड्रॉपर हो चाहे न्यू स्टूडेंट हो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा जिससे ही सही मार देगा। पहली नज़र में तो मैंने सही मार दिया, क्योंकि भाई, और इसका करेक्ट आंसर क्या है,
इसका करेक्ट आंसर है भैया बी। बी में कह रहा है इंसुलेटिंग बॉल विल रीच एट अर्थ सरफेस अर्लियर देन मेटल बॉल। एक्सप्लेन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह रहा है कि मेटल बॉल में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जिससे एडी करंट बनेगा। तो अब यार नॉर्मल सी बात है, अगर कोई ड्रॉप कर रहा है तो कोई बंदा ईडी करंट वीडी करंट पे जाएगा ही नहीं। नॉर्मल सी बात है, अपन लोग दिमाग लगा देंगे यार कि ठीक है ड्रॉप कर रहा है सेम हाइट पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ही स्टार सवाल है, अपन लोग यहाँ पे सोच नहीं पाते हैं। तो ये जिसने किया है ये वही कर पाएगा, बाकी जेई का आया है तो नीट में आ ही सकता है। अगला सवाल भाई कह रहा है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है 2023 में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अलग अलग प्लेसेस पे जी की वैल्यू अलग होती है। नॉर्मल सी बात है भैया, अगर मेरे जैसा एवरेज बच्चा होता तो कहता हाँ भैया पोल्स पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मेरे जैसा बच्चा एवरेज बच्चा होता। और तुम्हारे जैसा टॉपर बच्चा होता तो क्या कहता भैया, जी इफेक्टिव का जब फार्मूला होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा। अब मैटर करता है कि तुम कहाँ से एंगल ले रहे हो, साइन का कॉस का वो सब छोड़ दो। तो मैंने कॉस वाला पढ़ा था। तो अब ये जो एंगल बन रहा है ओके, ये जो एंगल बन रहा है अब क्या नाम है, तुम यहाँ से ले रहे हो, मेरा वाला एंगल यहाँ से है। तो अब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा कॉस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। टॉपर स्टूडेंट तुम्हारे जैसे तो ये सोच लेंगे, और मेरे जैसा एवरेज बच्चा होगा तो कहेगा भैया इक्वेटर पे कम होती है पोल पे ज़्यादा होती है। तो सीधा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई। अगला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज एज वी डाउन बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। सही है, अभी तक सही लग रहा है, ठीक है। तो भैया क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस, बढ़ रही है ना, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ वैल्यू हमेशा घटती जाएगी। तो सी आंसर सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। ओके आगे आ जाते हैं भैया। आगे अगला फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड, बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यार मतलब ये तो एक्चुअली सवाल है प्रोजेक्टाइल का कि भैया थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बताओ कौन सी बात सही होगी। तो मैंने कहा कि लाओ यहाँ ग्रेविटेशन में कवर कर देते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन मिल गया था। लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है भाई, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या नाम है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, पी मैक्सिमम हो जाएगी। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अपन लोग का टारगेट है सारे के सारे स्टेटमेंट को पढ़ना, जहाँ से पॉसिबिलिटी है वहाँ सवाल निकालना। अगला द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। तो यार भैया अपन को पता है कोई प्रोजेक्टाइल जाता है तो ऊपर की तरफ जाता है, उसके साथ वी वाई या कह देता हूँ कि वी साइन थीटा। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है तब वी साइन थीटा, तो वी वाई जाता है और इधर से वी एक्स जाता है। वी एक्स या वी कॉस थीटा अगर हॉरिजॉन्टल से दिया है तो ये कभी भी जीरो नहीं होता, यही प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाता है। और वी साइन थीटा जो जाता है मैक्सिमम हाइट पे वी साइन थीटा जीरो हो जाता है और सिर्फ यही वाली वेलोसिटी बचती है, ऊपर वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो अब दूसरा ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। अरे भैया एम तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, क्योंकि वी कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट रहा तो ये तो हमेशा एम भी सेम रहेगा। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाओगे वी साइन थीटा अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, वी साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम कहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अगला द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। नॉर्मल सी बात है भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कहोगे हाँ भैया ये तो सही बात, लेकिन देख रहे हो यार काइनेटिक एनर्जी इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही ना, सिर्फ वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, आया था 2023 में। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो अगर तुम कहोगे तो जितने भी फिजिकल में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, जितने भी तुम्हारे क्या नाम है फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, अपन लोग चैप्टर वाइज कर लेंगे। लेकिन वीडियो के नीचे तुम्हें कहना होगा हाँ भैया करवा दो। अगला असर्शन है अर्थ हैज एटमॉस्फियर वेयर मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फियर। नॉर्मल सी बात है भैया कि अर्थ के पास एटमॉस्फियर है, मून के पास कोई एटमॉस्फियर नहीं है। सही बात।
अगला, द escape velocity ऑन द मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ। सही है भैया, ये भी सही बात है कि मून की escape velocity बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अर्थ। तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेन करेक्ट रीजन हो जाएगा। तो ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेन करेक्ट रीजन हो गया। एक रीजन यहाँ पे और दे सकता है, रीजन एक यहाँ पे और दे सकता है। इसका जवाब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम्हें कमेंट में बताना है कि और रीजन क्या हो सकता है। कमेंट कर दो, चलो मैं बोल देता हूँ, फिर भी तुम कमेंट ज़रूर कर देना यार, कमेंट ज़रूर कर देना कि भैया जो मून पे escape velocity होती है, मून पे जो escape velocity होती है वो कम होती है, मतलब एज कंपेयर टू VRMS। तो यहाँ पे VRMS वाला फैक्टर होता है कि मून की escape velocity इसके VRMS से कम हो जाती है, तो यहाँ पे जाके अपन लोग का काम बन जाता है। तो ठीक है, एक रीज़न ये हो जाएगा, एक रीज़न ये हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, अगला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली बात, जहाँ भी तुम्हें करेक्ट और इनकरेक्ट दिख जाए वहाँ तुम तुरंत गोला मारोगे। ठीक, अगला कह रहा है द लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। गलत बात भैया, गलत बात। एंगुलर स्पीड, कौन सी स्पीड, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी। अगला, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन अ गिवन सर्कुलर ऑर्बिट इज रिमेन कांस्टेंट। तो नॉर्मल सी बात है भैया, सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड कांस्टेंट होती है, न्यूटन का सेकंड, मतलब ग्रेविटेशन का सेकंड लॉ है, फोकाई वाला। व्हेन अ बॉडी फॉल टूवर्ड्स अर्थ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ टूवर्ड्स बॉडी इज नेग्लिजिबल। हाँ भैया, सही बात है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से खींचती हैं, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है। अगला स्टेटमेंट, फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट द टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट इज रिमेन्स कांस्टेंट। था भैया, ये भी सही हो गया। तो अब इसमें से कोई भी स्टेटमेंट तुम्हें उठा के दे सकता है। तो मैंने सबसे पहले सारे के सारे जेईई के क्वेश्चन कवर किए, उससे जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होता है मैं तुम्हारे लिए लेके आया। तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों शेयर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ज़्यादा व्यू आएंगे तो मेरा भी मन करेगा, व्यू अच्छा है तो चैनल प्रोग्रेस करेगा, तो आके बनाने का। अब तुम पे है, इफ E be the total energy of satellite moving around the earth then potential energy is E/2। क्या कहती है जनता जनार्दन, सही है या गलत? तो गलत है भैया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है के इक्वल टू PE इक्वल टू TE। रुक जाओ। के इक्वल टू 2TE इक्वल टू -P -T। तो अब कह रहा है भैया कि अगर E टोटल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी E/2 होगा। नहीं भैया, पोटेंशियल एनर्जी 2E होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। नहीं भैया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। तो आंसर ए हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे। बाकी देखो, ये लोग बहुत फलाना धमकाना सॉल्यूशन लिखे, तो अपन लोग को उससे कोई मतलब नहीं। अगला, ये बस मैंने फार्मूला रख दिया है, तुम्हें मोटिवेशन मिल जाए कि देखो कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है। कह रहा है यहाँ पे कि बहुत लेस की बात चल रही है, तो सीधा आंसर हो जाएगा। अगला फिर स्टेटमेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ शोज इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल सी बात है भैया, सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, G इफेक्टिव इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर थीटा असर पड़ेगा भैया। अगला, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन अर्थ वैल्यू ऑफ G एट इक्वेटर इज मिनिमम एंड पोल इज मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे तुम क्या गलती कर सकते हो भैया, यहाँ स्टेटमेंट का बहुत बड़ा खेल है। तुम नॉर्मल सा कह दोगे, हाँ भैया G की वैल्यू पोल पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और तुम तुरंत गलत कर दोगे। गलत कैसे कर दोगे भैया, कह रहा है ये रोटेशन है, इफेक्ट शो करता है G पे। तो नॉर्मल से भैया ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा तो G की वैल्यू कम होगी, कम इफेक्ट शो करेगा तो G की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या नाम है, अपन लोग का चला जाएगा अब स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। तो ठीक है भैया, यहाँ पे इफेक्ट की बात कर रही है, कहाँ गया, इफेक्ट की बात कर रहा है, ना कि G की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट थोड़ा लैंग्वेज में खेला है, फलान धमकान लिखे हैं अपन लोग से कोई मतलब नहीं। अगला,
टू सैटेलाइट ए और बी मूव कर रहे हैं सेम ऑर्बिट में। द मास ऑफ सैटेलाइट ए इज ट्वाइस टू मास ऑफ सैटेलाइट बी। द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर टू सैटेलाइट। यार अब देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे? अरे यार अगर तुक्का लगाना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यार मतलब नॉर्मल एक लौंडा लगाएगा तो कहेगा टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटर नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो तुम सी मार दोगे जो कि गलत होगा भाई। और एक तुक्का लगाने वाला लौंडा क्या कहेगा? जो अंधी तुक्का मारेगा कहेगा तीनों में एनर्जी लिखा है, अगर एक को सही मारूंगा तीनों मारना पड़ेगा, तो बी मार देगा, जो कि भी सही सवाल है। लेकिन अगर अच्छा लड़का मारेगा, तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का मारेगा जो पढ़ने के बाद मारेगा, तो कहेगा v इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई बाई आर। भाई जो एम ई है, जो एम ई है, ये मास प्लैनेट का नहीं अर्थ का होता है। किसका होता है? अर्थ का होता है। सैटेलाइट का मास नहीं होता। तो स्पीड जो है सेम हो जाएगी। अगला 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 फॉर अ प्लैनेट इफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट टू द इट्स रेडियस इंक्रीज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट आल्सो इंक्रीज। नॉर्मल सी बात है भैया कि एस्केप वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है? v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम बाई आर। कह रहा है अगर m बाई आर बढ़ जाता है, m बाई आर बढ़ जाता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नॉर्मल सी बात है भाई, नॉर्मल सी बात है, फार्मूला से दिख रहा है बढ़ जाएगा। थोड़ा सा देख लेना कि जब तुम्हारे पास सवाल आए तो वो रेडियस टू मास कर दें, तुम अंधी मार दो, तो यहाँ पे भी गलती कर सकते हो। अगला एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो नॉर्मल सी बात है भैया, नॉर्मल सी बात है, अभी जस्ट मैंने बोला कि प्लैनेट की रेडियस पे डिपेंड करता है, सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। हम कुत्ता फेंक रहे हैं, बिल्ली फेंक रहे हैं, तुम्हें फेंक रहे हैं, नीट का पेपर फेंक रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। जो फेंक रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, प्लैनेट के मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला भैया अगला सवाल अगला कह रहा है द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डिस्टेंस आर। नॉर्मल सी बात है भैया, अपन को ये ग्राफ याद ही रहता है, नीट में 2-3 बार आया है। लेकिन अगर ये भी ऑप्शन हो और साथ में, अरे यार साथ में ये भी ऑप्शन हो, तो ये वाला ऑप्शन मोर प्रेफर कर जाएगा एज कम्पेयर टू इस वाले ऑप्शन के। ठीक है, अगला 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 अब असर्शन इफ़ वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, इफ़ वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विदाउट एनी वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड। ए भैया पोल से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, मतलब जी की वैल्यू घटती जाएगी, तो भाई मैग्नीट्यूड में वेरिएशन तो आएगा। तो पहला असर्शन गलत हो गया। आते हैं भैया रीजन पे। रीजन क्या कह रहा है? एट इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। भाई नॉर्मल सी बात है, हमेशा किसके तरफ जी की वैल्यू डायरेक्टेड होगी? सेंटर ऑफ अर्थ की। तुम ऊपर से कुछ गिराते हो, ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम कहीं और चला जाता है, वो तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही जाएगा। तो रीजन तुम्हारा ट्रू हो गया। अगला 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 स्टेटमेंट है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडी इन द यूनिवर्स। तो भैया कह रहा है कि दो बॉडी, कोई भी बॉडी यूनिवर्स में हो, वहाँ पे ग्रेविटेशन का लॉ फॉलो होगा ही होगा। नॉर्मल सी बात है भाई, एक लोग रहेंगे, दो लोग रहेंगे, आपस में आकर्षण तो बना रहेगा आपस में। अब तो सेम में भी आकर्षण बन रहा है, तो रियल लाइफ में भी नहीं कह सकते कि ग्रेविटेशन का लॉ फॉलो नहीं होता। ओके, तो पहला स्टेटमेंट भैया ट्रू हो गया। दूसरा द वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम जीरो व्हेन द पर्सन गो एट सेंटर ऑफ अर्थ। नॉर्मल सी बात है भैया, अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे वेट भी जीरो हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, वो हो सकता है कि यहाँ पे मास लिख दे और तुम पगला जाओ, तो यहाँ पे मास नहीं वेट लिखा होना चाहिए, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता, वेट एम जी होता है। तो जी बदलेगा तो वेट बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। अगला ये परसेंटेज एरर का सवाल है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे लगने के लिए लगा दिया है कि ग्रेविटेशन से भी परसेंटेज एरर को जोड़ा जा सकता है। कह रहा है द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ रॉकेट व्हेन इट टेकन टू 32 किलोमीटर।
तो नॉर्मल सी बात है भैया, 32 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के कंपेयर में बहुत छोटी है। तो जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर, अपन को पता है डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर। ठीक है भैया, तो 32/6400 करोगे, 32/6400 करोगे गुणे 100 करोगे तो आ जाएगा 1% डिक्रीज हो जाएगा। ऐसी चीज़ें तो तुम्हें भाई सीखनी पड़ेगी अगर तुम्हें फिजिक्स नहीं आती और तुम्हें 100 नंबर तक जाना है तो, क्योंकि यही तो बेसिक सवाल है जिन्हें अपन को करना होगा। अगला 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 कह रहा है एक प्लैनेट है जो इलेप्टिकल ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तुम्हें बताना है भैया कि ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो कह रहा है, पहले देख लो करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन। नहीं भैया, ऐसे 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 कैसे कह सकते हैं? ऐसे आएगा, दूर जाएगा तो वेलोसिटी घटती जाएगी, पास आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो गलत हो गया। हैज एट लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट इज नियरेस्ट टू सन। ना भैया, ना भैया, पास आएगा तो वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी, दूर जाएगा तो वेलोसिटी बहुत धीमी हो जाएगी, तो गलत हो गया। इट्स एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। ना भैया, एरियल वेलोसिटी डायरेक्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होती है, गलत बात। एरियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ना ना ना, गंदी बात, गंदी बात, ये भी गलत हो गया भैया, गंदी बात। टू फॉलो द ट्रेजेक्ट्री सच एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो नॉर्मल सी बात है भैया, वेलोसिटी क्या नाम है, ट्रेजेक्ट्री फॉलो करने के लिए कांस्टेंट हो जाती है, तो अपन को ये रट लेना है। खैर, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ प्लैनेटरी मोशन, जो एरियल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट की होती है क्या नाम है, रिमेन कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अगला टू स्टेटमेंट है, असर्शन है, रीजन है, अपन लोग को वही पुरानी चीज़ें बतानी है किसी पिटी। व्हेन अ रॉड लाइंग फ्रीली इज हीटेड नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन इट। ये थोड़ा सा सॉलिड का भी क्वेश्चन हो गया है। कह रहा है कि कोई बॉडी, कोई मतलब रॉड है जो पड़ी है सरफेस पे, अगर फ्रीली पड़ी है तो इसे हीट करेंगे तो कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं पैदा होगा। नॉर्मल सी बात है भैया, सही। क्यों भैया? क्योंकि जब ये दोनों तरफ से बंधी होती है, फिर अपन लोग इसको हीट करते हैं, अपन लोग इसको हीट करते हैं, तब ये बढ़नी चाहती है लेकिन बढ़ नहीं पाते, तो अंदर की तरफ जाने लगती है, तो थर्मल स्ट्रेस तब डेवलप होता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा, ऑन हीटिंग लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीज। तो भाई नॉर्मल सी बात कह रहा है कि क्या नाम है, लेंथ इंक्रीज करता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला कि बंधा रहेगा, घटा रहेगा, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहला सही हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके ओके ओके। अगला ये तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें रट लेना है कि भैया ऐसा सवाल आएगा, आर ई दिया है रेडियस ऑफ अर्थ, देन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ आर एंड हाइट एबव। कह रहा है सेम हो जाएगा, तो वही 1 - (√5 - 1/2 वाला सवाल है। तो यहाँ पे अपन लोग को आंसर याद कर लेना सीधा डी, कि ये ऐसा कुछ आंसर होगा, ऐसा कुछ आंसर होगा। 1 + (r/e - r²) ऐसा कर कुछ आंसर होगा। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, जेई में आया सवाल है, तो हो सकता है कि नीट में बहुत कठिन सवाल बनाना चाहते वाला बना देंगे। तो तुम नीट के बच्चे हो, हम नीट के बच्चे हैं, इसे हमें हमेशा याद रखना है। 1 + r एक माइनस, फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस, या कह दो आगे 2 प्लस फिर पीछे 2 माइनस। ओके, अगला सवाल ये मैंने कल टेलीग्राम में पूछा भी था आपने। स्फेरिकल सेल की बात कर रहा है, किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। नॉर्मल सी बात है भैया, स्फेरिकल सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0। ना 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 ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0। ओके ओके, ठीक है। तुमसे क्या पूछ रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं 0 होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना 0 होगा, gm/r होगा। ओके, कांस्टेंट होगा, फिर यहाँ जाके घटता चला जाएगा। अगला इलेक्ट्रिक वाला ही तो फॉलो हो रहा है भैया, जो तुमने इलेक्ट्रिक में पढ़ा वही तो फॉलो हो रहा है, वही तो चलता है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर। तो दूसरा गलत हो गया। ठीक है भैया, अंदर जो है
पूरा हर जगह सेम ही रहेगा, जीरो ही रहेगा, तो सही हो गया। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ये भी बात है भैया, ये भी सही हो गया। पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव नहीं हो पाएगा, तो 1 3 4 सही हो गया, चूज ए सही हो गया। ये हमारा सवाल आया था, कहाँ आया था, 2021 में आया था। अपन लोग अपने आखिरी समय पर पहुँचने वाले हैं, सवाल ख़त्म ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन की बात चल रही है, एज इट इज़ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अपन लोग इस पर मूव नहीं करेंगे। तुम चाहोगे तो ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम दोनों को इसको कर सकते हो, अपन लोग नहीं करेंगे। सपोज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जा रही है, तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जा रही है, तो अब बताओ देयर इज नो चेंज इन वेट एट एवरीवेयर। ए भैया वेट का एंगुलर वेलोसिटी से रिलेशन क्या होता है भैया? तो ठीक है यार, तुम पागल हो, अभी थोड़ी देर पहले याद कराया था, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो यही ओमेगा है, यही ओमेगा है। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो भाई वेट घटता जाएगा, वेट घटता जाएगा, पहले स्टेटमेंट गलत। वेट आगे कॉस स्क्वायर थीटा भी था, कॉस स्क्वायर थीटा भी था। वेट ऑफ एवरीवेयर विल डिक्रीज, यार एक सेकेंड, फार्मूला तो सही कह रहा है, तो हो सकता है होल्ड कर देते हैं। वेट ऑफ अर्थ एवरीवेयर इंक्रीज, ना कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। एक्सेप्ट एट पोल वेट विल एवरीवेयर डिक्रीज, सही बात है भैया, सही बात है। काहे कि पता है तुम्हें कि पोल के लिए थीटा 90 हो जाता है, कॉस 90 वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जी इफेक्टिव पोल पे सिर्फ जी आएगा, ओमेगा कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो ये नीट 25 के लिए बहुत अच्छा सवाल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल भैया, स्टेटमेंट 1, फॉर अ मास यम, एक सेकेंड, कह रहा फॉर अ मास यम केप्ट एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए, द फ्लक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पासिंग थ्रू इज 4 पाई जी एम। ओके। दूसरा, इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स इज रेडियल एंड इट्स डिपेंडेंस r from the center of source is 1 by r square, flux through a closed surface depends only on the strength of the source। ठीक है भैया, गॉस लॉ का डायरेक्ट सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल है। कह रहा भैया कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला होता है इक्वल टू माइनस जी एम अपन आर स्क्वायर, फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू ई डॉट, वहाँ पे इलेक्ट्रिक में ई क्यू डी एस करते हैं, वहाँ पे ई जी डी एस करते हैं, तो ई इक्वल टू अपन लोग ने ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किया, तो आ गया माइनस 4 पाई जी एम, जो कि सवाल ने बोला भी था 4 पाई जी एम होगा, तो सही हो गया भैया पहला। आगे, इफ मास एम इज इनक्लोज टू क्लोज सरफेस द रिलेशनशिप इज वैलिड, जब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तभी वैलिड होता है, तो ठीक है भैया, सही हो गया और करेक्ट वो हो गया। वेरी गुड सवाल की कैटेगरी में से मैं कहूँगा, अगर नीट में आ जाएगा तो कितने भी टॉपर हो, कितने भी ड्रॉपर हो, बहुत सारे लोग इसको कम से कम 95% लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे याद कर लेना। अगला ये वही है, नहीं कराऊंगा सवाल, कह रहा है मच स्मॉलर है, तो डी इक्वल टू 2h वाला ऑप्शन हो जाएगा, सीधा फार्मूला रखोगे आंसर आ जाएगा। जेई 2005 में आया था, तो ठीक है याद कर लो डायरेक्ट, मतलब याद क्या कर ही लोगे। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात कर रहा है, फार्मूला बताओ, जी क्या होता है, जी इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी। तो यहाँ पे स्मॉल जी जो होता है रेडियस और डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो लिखा है डेंसिटी जो होता है इज क्या नाम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर तुम ग्राफ की बात करोगे तो क्या नाम है, जो अपन लोग को जी की वैल्यू वाला ग्राफ बनता है, तुम देखते हो कि ऐसे बढ़ता चला जाता है अर्थ के सरफेस तक। तो क्यों बढ़ता चला जाता है, क्योंकि रेडियस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद फिर ये वाला फॉलो हो जाता है, तो ठीक है। ओके, अगला, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली nth पावर ऑफ डिस्टेंस देन द टाइम पीरियड। भैया वही हो गया जो अपने कराया था,
एम ओमेगा स्क्वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन, तो आ गया आर की पावर एन। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ठीक है भाई, इसके बाद क्या आ गया, ओमेगा की जगह पर अपन क्या कर दिए 4 पाई स्क्वायर अपान में टी स्क्वायर, तो हो जाएगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन प्लस वन, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन प्लस वन बाई टू, तो ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे 2004 का सवाल, द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। भाई कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो ये हमारा आखिरी सवाल है, ये तुम कर लेना, ओके। तो ये भी बी आंसर है, देख लेना अपना। तो ये जो हमारा टारगेट था, ये हम लोगों ने ग्रेविटेशन के जितने भी आज तक थ्योरेटिकल सवाल आए हैं, अपन लोगों ने सारे के सारे थ्योरेटिकल सवाल कवर कर दिए हैं, सारे के सारे थ्योरेटिकल सवाल कवर कर दिए हैं। अब ऐसे ही अगर तुम्हारे, ये आज जेई का था, नीट के भी सारे थ्योरेटिकल सवाल कवर कर देंगे, एम्स के भी सारे थ्योरेटिकल सवाल कवर कर देंगे। अगर तुम्हारा रिस्पांस पॉजिटिव रहा तो रिस्पांस पॉजिटिव कैसे आएगा भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और कमेंट में लिख दो भैया कि आगे भी पढ़ाओ, इस सीरीज़ को पूरा करो। तो अपन लोग फिजिक्स और फिजिकल डेली एक एक चैप्टर कवर कर देंगे। एक चैप्टर कवर तब करेंगे यार जब कल सुबह 12-2 बजे तक तुम्हारा रिस्पांस मुझे अच्छा मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।